तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं श्वेता भट्टाचार्य आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। पत्ता गोभी की नर्सरी तैयारी और पौध रोपाई तकनीक। अधिक उत्पादन हेतु सोयाबीन की फसल में कीट नियंत्रण। पशु खरीदते वक्त रखी जाने वाली सावधानियां। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में आगे आने वाले समय में कम तापमान होने के कारण फसलों को कीट और बीमारियां कम लगती हैं और ये क्षेत्र ताजी सब्जियों के लिए ही नहीं बल्कि नर्सरी उत्पादन के लिए भी लाभदायक है। बात करें अगर हम यहाँ के चंबा जिले की, तो इन दिनों किसान भाई बंद गोभी की रोपाई करने में लगे हुए हैं। तो आइए बंद गोभी की खेती से जुड़े हुए हर पहलू पर जानकारी लेते हैं कृषि विज्ञान केंद्र सरोल चंबा की वैज्ञानिका डॉक्टर दीपा शर्मा से। जैसे कि आपको पता है कि अब हमारा सर्दियों का समय शुरू हो गया है और जो ये हमारी गोभी वर्गीय सब्जियां हैं सर्दियों में लगाई जाती हैं। और गोभी वर्गीय सब्जियों में जैसे कि फूल गोभी, बंद गोभी, ब्रोकली और हमारी गांठ गोभी आती है। बंद गोभी हमारी सितंबर अक्टूबर में लगने वाली फसल है और इसकी जो मुख्य किस्में हैं वो हैं गोल्डन एकर, प्राइड ऑफ इंडिया। किसान भाइयों, पत्ता गोभी की मुख्यतः दो प्रकार की किस्में उगाई जाती हैं। एक कोपेनहेगन मार्केट टाइप, दूसरा वर्ग है फ्लैट डच ग्रुप। कोपेनहेगन मार्केट टाइप की प्रजातियों में पूसा मुक्ता, यह किस्म काला विगलन समस्या से रहित है और इसकी उपज क्षमता 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। पूसा सिंथेटिक, इससे लगभग 350 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर औसत उपज प्राप्त होती है। फ्लैट डच टाइप किस्मों के अंतर्गत पूसा ड्रम हेड, औसत उपज 495 से 540 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। ब्लैक लेग बीमारी से कम प्रभावित होती है तथा मैदानी एवं पहाड़ी दोनों क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। लेट लार्ज ड्रम हेड, यह देर से तैयार होने वाली किस्म रोपण के लगभग 100 से 105 दिनों में तैयार होती है। सितंबर अर्ली, यह रोपण के 100 से 110 दिन बाद तैयार होने वाली किस्म औसत उत्पादन 400 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर देती है। जैसे कि हम बात करते हैं, अगर हम बीज की मात्रा की बात करें तो बीज की मात्रा हमारे पास इसमें आती है 500 से लेकर 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर और 40 से 55 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से हम इसको लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इन सब्जियों की जो हमने स्वस्थ पौध है वो कैसे तैयार करनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्थान का चयन करते हैं और स्थान के चयन के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि जहाँ जो हम पौध तैयार करने के लिए स्थान चयन कर रहे हैं वहाँ पे धूप होना आवश्यक है। स्थान चयन करने के बाद हम उसमें क्यारियाँ बनाते हैं और जो क्यारियों का जो साधारणतया जो आकार है वो रखा जाता है
3 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और कुछ सेंटीमीटर जैसे कि 15 सेंटीमीटर हम उसको ऊंची कर देते हैं। इससे जब हम ऊंचे क्यारी रखते हैं तो हमारी जो पानी की निकासी है वो अच्छे से हो जाती है और पानी जो है क्यारी में खड़ा नहीं रहता है। जब हमने क्यारी का आकार तय कर लिया, उसके बाद हम उसमें उस मिट्टी को उसकी निराई गुड़ाई करते हैं और उसमें फिर हम खाद डालते हैं, जैसे कि 20 से 25 किलोग्राम गली सड़ी गोबर की खाद। उसके अलावा जो इफ्को खाद है 100 ग्राम, जो कि हमारा 12-32-16 का मिश्रण होता है, उसको डालते हैं। और उसके अलावा फफूंदनाशक है, जैसे 15 से 20 ग्राम आप फफूंदनाशक है, इंडोफिल M45 है, उसको डाल सकते हैं। उसके अलावा मिट्टी में हम कीटनाशक जैसे कि क्लोरपाइरिफॉस है, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। उसको हम मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं और अच्छी तरह से उसकी गुड़ाई करते हैं, ताकि जो हमारे गली सड़ी गोबर की खाद, फफूंदनाशक और जो कीटनाशक है वो अच्छे से मिट्टी में मिश्रित हो जाए। जब आप इन सब्जियों का बीज लें तो इसका भी हम उपचार करते हैं। और इसका उपचार जैसे कि हमारे पास कैप्टान नाम दवाई आती है, उसको हम 2 से 3 ग्राम कैप्टान प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से मिला लेते हैं और उस बीज का उपचार करते हैं। और उस उपचारित बीज को हम जो हमने तैयार की है क्यारी, उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा देते हैं। ये ध्यान रखना है आपने कि जो बीज जो है हमारा वो बहुत घना नहीं बीजना चाहिए, क्योंकि इससे जो हमारी पौध है वो बहुत घनी होती है और उसके कारण बीमारियां आने का जो अंदेशा है वो ज़्यादा रहता है। जब हमने बीज को बो दिया, उसके बाद हम उसके ऊपर हल्की सी मिट्टी या उसको गली सड़ी गोबर की खाद से ढक देते हैं और उसके बाद उसको हम हल्की सी सिंचाई करते हैं। पानी की मात्रा भी उसमें ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर पानी नमी ज़्यादा होगी हमारी क्यारी में तो उससे उसमें बीमारी लगने का जो डर है वो ज़्यादा रहता है। इसलिए नमी भी हमारी जो क्यारी में है वो कम होनी चाहिए। जो हमने क्यारी में बीज बोया है उसको हम सूखी घास या फिर पॉलीथीन से ढक देते हैं। पर ध्यान ये रहना चाहिए कि हमें पॉलीथीन या सूखी घास को जैसे ही हमारी कोमल जो अंकुरण है वो निकलने लगता है, उस समय हमें उसको निकाल देना चाहिए और हल्की हल्की जो है सिंचाई करनी चाहिए। ये जो हमारी पौध है ये कम से कम 4 से 6 सप्ताह में रोपने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जब हमने रोपाई करनी है तो आपने ये ध्यान रखना है कि उससे कम 3 से 4 दिन पहले हमने उसमें पानी देना बंद कर देना है, ताकि जो हमारी पौध है वो कठोर हो जाए और नए वातावरण में स्थानांतरण करने के लिए वो अच्छी रहे। और जब हम उसको मुख्य खेत में रोपित करेंगे उस दिन हमने उसको पानी से सिंचाई करनी है और कम से कम 1 घंटा बाद उसको अपनी जो पौधशाला है वहाँ से निकालना है और मुख्य खेत में रोपित करना है। इससे ऐसा होता है कि जो हमारी जो पौध है वो मिट्टी के साथ आती है और जब हम उसको नए क्षेत्र में रोपित करते हैं तो वो अच्छे से रोपित होती है। और ये ध्यान रखना है कि जब हमने पौध को नए स्थान पे प्रत्यारोपित करना है तो वो हमने दोपहर के बाद ही उसको रोपित करना है, ताकि हमारी जो पौध की जो बढ़वार है वो अच्छी हो सके। तो बंद गोभी जो है हमारी लगती है 60 और 45 की दूरी पर, मतलब कतार से कतार की दूरी है वो है 60 सेंटीमीटर और जो एक पौध से दूसरी पौध की दूरी है वो है 45 सेंटीमीटर। इस दूरी पर आपने इस फसल को लगाना है। अब हम करते हैं इनके पोषण की बात। जैसा कि गोभी वर्गीय सब्जियां हैं, इनको जो है खाद एवं उर्वरक की अन्य फसलों की अपेक्षा ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। अगर हम बात करें गोबर की खाद तो कम से कम 16 क्विंटल गोबर की खाद 1 बीघा क्षेत्र के लिए चाहिए होती है। उसके अलावा 20 किलोग्राम यूरिया, 50 किलोग्राम हमारे पास सिंगल सुपर फॉस्फेट और औसतन 7 किलोग्राम के आसपास म्यूरेट ऑफ पोटाश की आवश्यकता पड़ती है अगर हमें अच्छी उपज लेनी है। फिर बात आती है हमारी सिंचाई, निराई, गुड़ाई और अन्य सस्य क्रियाओं की। इसमें अगर हम सिंचाई की बात करें तो जो हमारी सर्दियों की फसलें हैं उसमें हमारी गर्मियों की फसलों की अपेक्षा कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अगर हमारी मिट्टी है उसमें नमी ज़्यादा है तो आपको कम सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ेगी और अगर आपको ज़रूरत के हिसाब से ही आपने उसमें सिंचाई करनी है। अब अगर हम निराई गुड़ाई की बात करें तो आप कम से कम इसमें 3 या 4 गुड़ाई अवश्य करें, क्योंकि इससे जो है हमारी जो मिट्टी है उसमें वायु का संचार होता है और पौधे की जो ग्रोथ है पौधे की जो बढ़वार है वो अच्छी होती है और उसके अलावा जो हमारे पास खरपतवार हैं उनका भी नियंत्रण रहता है।
जब हम इसकी तोड़ाई की बात करते हैं तो लगभग पौध रोपण से 80 से 90 दिनों में हमारी जो बंद गोभी की फसल है वो मंडी के लिए तैयार हो जाती है। इसमें ध्यान रखने योग्य बात ये है कि जो हमारा जो बंद है वो ठोस होना चाहिए, वो सख्त होना चाहिए, अदरवाइज जो है हमारा जो बंद गोभी का जो फूल है वो जल्दी ही खराब हो जाएगा। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण कृषि सेवा मौसम विज्ञान विभाग द्वारा इस हफ्ते के लिए किसान भाइयों को यह सलाह दी जाती है। जिन क्षेत्रों में बूटे और तनों का रंग भूरा पड़ गया है, मक्का की फसल की कटाई कुछ दिनों तक के लिए रोक दे। धान और दालों की कटाई व गहाई का समय आ रहा है। धान की अच्छी पैदावार के लिए खेतों में पानी इकट्ठा करें, मेड़ों से खरपतवारों और घासों को निकाल दें। धान में पत्ता लपेटक कीट का अधिक प्रकोप होने पर फसल में 150 मिलीलीटर क्लोरोपाइरीफॉस 20 ईसी प्रति 60 लीटर पानी प्रति बीघा के क्षेत्र के हिसाब से छिड़काव करें। धान की फसल में इन दिनों काले रंग के छोटे छोटे कीट के आने की संभावना होती है, जिसके उपचार हेतु 1 मिलीमीटर मेटासीड 50 ईसी प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़कें। घासनियों में जहां कटाई लेते हैं वहां फूल आने से पहले घास काटें और सुखाएं। मध्य पर्वतीय बरसीम व शफलत की बिजाई करने की सलाह दी जाती है। अगर खेत में पहली बार बिजाई की जा रही है तो राइजोबियम कल्चर से टीकाकरण करें। बारसीम व शफलत की चाइनीज सरसों की खेती करना लाभदायक है। घासनियों एवं खेतों के नजदीक लंटाना की झाड़ियों को काट कर छिड़काव कर दें। प्रदेश के निचले व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में फूलगोभी की पछेती तैयार होने वाली प्रजाति की पनीरी व रुपाई की सलाह दी जाती है। मटर की अगेती बिजाई भी कर सकते हैं। टमाटर तथा कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी के नियंत्रण के लिए जमीन पर गिरे हुए फलों को नष्ट कर दें तथा आसपास की झाड़ियों और फल मक्खी के बैठने के स्थान पर मेलाथियोन तथा गुड़ के मिश्रण को 5 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। प्रदेश के निचले क्षेत्रों में जड़दार सब्जियों जैसे मूली, शलगम, गाजर की बिजाई करें। पालक की सुधरी प्रजातियों की बिजाई करें। अरकल मटर की बिजाई करें। बैगन की पनीरी तैयार करें। सर्दियों में फूलों की पनीरी लगाने का समय है। कंदे फूलों जैसे गलेजियोलस व रजनीगंधा के कंदों का लगाने का उचित समय है। गुलाब और गुलदौदी में तेले से बचाव हेतु मेटासिस्टाकस 0.05% का छिड़काव करें। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। कला, कल्चर, कुर्सी, कुदरत, थोड़ा और करीब चलिए, महसूस करिए अपना हिमाचल हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन आप तभी ले सकते हैं जब आप फसल को कीट और रोगों से मुक्त रखें। इसलिए प्रदेश में हमारे जिन किसान भाइयों ने सोयाबीन की फसल लगा रखी है, तो इस समय फसल पर विभिन्न प्रकार के कीटों का प्रकोप देखने में मिल रहा है। तो किसान भाइयों, आप इन कीटों का नियंत्रण किस प्रकार से करेंगे? आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर JP पुरवार से।
खरीफ फसल होने के कारण इसमें बहुत सारे हमारे कीटों का प्रकोप रहता है। किसान भाइयों, इस वक्त ध्यान रखने वाली बात है कि कुछ कीड़े जो पत्तियों को खाते हैं, उन पत्तियों के कीड़े जो खाने पे है इसके हरे भाग को पूरा खा जाते हैं और उसमें सिर्फ अकेला पत्तियों का कंकाल रह जाता है। ऐसी पत्तियों में जिनमें कि कंकाल आपको दिखाई पड़े खेतों में इस तरह की पत्तियाँ, तो तुरंत ही आपको उसके प्रबंधन के लिए किसी न किसी कीटनाशक या अन्य विधियों का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, ये पत्तियों को खाने वाले जो कि 2 प्रकार के कीड़े होते हैं, एक होता है कमला कीट होता है और एक होता है तम्बाकू की इल्ली होती है। ये 2 प्रकार के कीड़े जो हैं मुख्यतः हमारी सोयाबीन की फसल की पत्तियों में नुकसान पहुंचाते हैं। इनके प्रबंधन के लिए हमको खेत में टी आकार के, अंग्रेजी के वर्णमाला के टी अक्षर के आकार की खूंटियाँ लकड़ी को लगा देना चाहिए। इससे क्या होता है कि इसके ऊपर चिड़ियाँ बैठती हैं और चिड़ियाँ इनकी सूढ़ियों को खाती हैं। साथ ही आपके जैविक नियंत्रण के लिए इस वक्त बेविरिया बेसियाना नामक फफूंदी अथवा जीवाणु आधारित बेसिलस thuringiensis का भी आप 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, खेत में इन कीड़ों के परभक्षी और परजीवी भी होते हैं, तो इनका ध्यान रखते हुए इनका संरक्षण करना चाहिए। यदि इसका अधिक प्रकोप हो, क्योंकि इसका प्रकोप होने पे हमारी सोयाबीन की फसल में नुकसान अधिक हो जाता है और ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को बाधित करते हैं, जिससे कि पौधे अपने भोजन नहीं बना पाते और हमारी जो उपज है वो कम हो जाती है। उसके लिए हमें कीटनाशक रसायन का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि ट्राइजोफॉस नामक रसायन। इसकी आप 800 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। इन कीटनाशक रसायनों के अलावा किसान भाई अपने खेतों में इन कीड़ों की जानकारी के लिए हम यहाँ प्रकाश प्रपंच का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये प्रकाश प्रपंच जो होता है छोटा सा यंत्र होता है, जिसमें आपने देखा होगा कि हमारे प्रकाश में बहुत सारे कीड़े आकर्षित होते रहते हैं। तो इस प्रकाश प्रपंच का प्रयोग करके भी आप इन कीड़ों के नियंत्रण का अच्छा प्रभावशाली तरीका है। इसके अलावा किसान भाई अपने खेतों में आपने देखा होगा कि एक छोटी सी सफ़ेद मक्खी का प्रकोप रहता है। ये सफ़ेद मक्खी जो होती है सोयाबीन की फसल में एक पीला मोज़ेक रोग फैलाती है। ये पीला मोज़ेक रोग इसी सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलता है। ये सफ़ेद मक्खी बहुत छोटी सफ़ेद रंग की मक्खी होती है। ये अपने अंडे पत्तियों की निचली सतह पर देती है। तो यह पत्ती के अर्भक निकलते हैं, तो ये अर्भक पत्तियों के रस को चूसते हैं, साथ ही साथ उसमें फूल जो निकले होते हैं उनके भी रस को चूस के उनको फूलों को गिरा देते हैं और ये पीला मोज़ेक रोग भी फैलाते हैं। इसलिए इस कीड़े के नियंत्रण के लिए आवश्यक है कि हमें कीटनाशक रसायन का प्रयोग करें और साथ ही साथ इसके कीटनाशक रसायनों के साथ साथ बहुत सारी अवरोधी प्रजातियां होती हैं, वो अपने क्षेत्र के अनुसार उन अवरोधी प्रजातियों का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, इसके कीट के नियंत्रण के लिए हमें इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL नामक मात्रा की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति 10 लीटर पानी के दर से प्रयोग करना चाहिए। इस बात का किसान भाई ज़रूर ध्यान रखें कि कोई भी कीटनाशक रसायन की मात्रा को जितनी बताई जाती है उससे अधिक ना डालें और उससे कम भी ना डालें, क्योंकि इन दोनों ही अवस्था में हमारे किसान भाइयों को नुकसान ही पहुंचता है। यदि किसान भाई इन कीटनाशक रसायनों का सावधानीपूर्वक प्रयोग करेंगे तो हमारी सोयाबीन की फसल में कीट इत्यादि का नियंत्रण भी होगा और हमारी उपज अधिक रहेगी। खेती के साथ हमारे किसान भाई पशुपालन का व्यवसाय करके उनसे काफी लाभ प्राप्त करते हैं, परंतु पूर्ण जानकारी नहीं होने के कारण अक्सर हमारे किसान भाई पशु खरीदते वक्त ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो पशु खरीदते वक्त कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है, महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं एक पशु चिकित्सक डॉक्टर विकास जायसवाल। आज किसान भाइयों मैं आपको एक ऐसी समस्या के बारे में बताऊंगा। जब आप जानवर को खरीदने जाते हैं तो
क्या क्या ध्यान में रखें, क्योंकि आप जान रहे हैं कि आजकल पशु की कीमत बहुत बढ़ती जा रही है, तो इसमें बीच में दलाल भी कहीं ना कहीं आ जाते हैं, कहीं ना कहीं धोखाधड़ी का भी चांसेस हो जाते हैं। तो इस कारण किसान भाइयों आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आप स्वस्थ पशु, बढ़िया पशु ले सकें और उससे उत्तम उत्पादन ले सकें। तो किसान भाइयों सबसे पहले तो जब आप कोई पशु खरीदें तो उसको बाहरी रूप से देख लें। बाहरी रूप से देखने का मतलब कि आप ये कंफर्म कर लें कि जिस आप नस्ल का खरीदने जा रहे हैं उसी नस्ल के जो प्रमुख लक्षण हैं वो उसमें होने चाहिए। सपोज़ करिए आप मुर्रा लेने जा रहे हैं तो आप उसका सींग देख लें कि एकदम टाइटली जो है मुड़े हुए हैं कि नहीं। दूसरा, उसकी जो स्किन है, जो खाल है, वो चिकनी मुलायम होनी चाहिए। उसके जो बाल हैं वो कड़े नहीं होने चाहिए, मुलायम होने चाहिए। दूसरा, जो उसका थन है, चारों थन एक बराबर होने चाहिए। तीसरा, थन का जो आयन है वो ये ऊपर तक आना चाहिए। चौथा किसान भाइयों, इसकी आप मिल्क वेन देख लीजिए, जहाँ से दूध बनता है तो मिल्क वेन एकदम मुड़ी मुड़ी होगी और मोटी होगी, तो इसका मतलब वो दूध भी ज़्यादा देगी। तो किसान भाइयों जैसा मैं बता रहा था, तो उसमें आप जैसे मान लीजिए कोई जानवर लेने गए तो उसको आप ये देखें कि वो तिकोनाकार है कि नहीं, वेज शेप होना चाहिए जानवर। दूसरा, उसका माथा थोड़ा चौड़ा होना चाहिए, आँखें बड़ी बड़ी हों, पसलियाँ थोड़ी चौड़ी चौड़ी हों, डिस्टेंस पे हों। दूसरी बात, इसका जो आयन थोड़ा सा पीछे की तरफ चौड़ा सा उठा हुआ हो, पूंछ एकदम नीचे तक गिरी हुई हो। तो जो भी नस्ल खरीदने जा रहे हैं उसके जो है कैरेक्टरिस्टिक जो लक्षण हैं वो उसके अंदर, जानवर के अंदर मौजूद होने चाहिए। इन बातों का आप जरूर ध्यान रखिए। दूसरी बात, इसका आप दांत चेक कर सकते हैं। अगर दांत आप इसका देख लें तो आपको आयु का निर्धारण हो जाएगा कि ये कितने वर्ष की है। कभी कभी जानवर जो है ज़्यादा उम्र का होता है, वो कम उम्र का बताते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गंवार जिसके दांत भी टूट गए हैं वो भी जानवर देखने में स्वस्थ लगता है और लोग ले लेते हैं। तो दांत से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितने साल का है और उस हिसाब से आप लग सकते हैं। दूसरी बात, जानवर हमेशा जो है सेकंड बेत या थर्ड बेत का खरीदिए, फर्स्ट बेत का मत खरीदिए, क्योंकि उससे जो है सही दुग्ध उत्पादन क्षमता का पता नहीं चलता है और सेकंड बेत और थर्ड बेत में उसका एक्चुअल उत्पादन आता है। तो इसलिए सेकंड या थर्ड बेत का आप जानवर खरीदें। और जो पुराना जानवर है किसान भाइयों, आप जान ही रहे हैं कि उसके जो है खुर थोड़े से घिस जाएंगे, या आप ये भी ध्यान रखें कि किसी जानवर में खुर थोड़ा सा मुड़ा हुआ आगे की तरफ होता है, तो ये भी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी या न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस को दिखाता है। तीसरा किसान भाइयों, एक आप और काम कर सकते हैं कि कभी जानवर को खरीदें तो आप 3 दिन तक 2 बार दूध लें, तो इससे आपको करेक्ट दूध का अंदाज़ा लग जाएगा कि ये कितना दूध वास्तव में देती है। क्योंकि एक टाइम कभी कभी क्या करते हैं, जैसे सुबह बेचनी है तो शाम का रोक के ले आएंगे तो सुबह नेचुरल है दूध ज़्यादा दे देगी। तो इस तरह से आप 2-3 बार दूध के उसको कंफर्म कर सकते हैं कि वास्तविक दूध उत्पादन इसका कितना है। चौथा किसान भाइयों, इसमें एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए आप किसी पशु को लेने गए और उसके ऊपर वाले सरफेस पे अगर बहुत ज़्यादा बाल हैं, यानी पीठ पे, तो इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बनती है कि पिछले साल या उसके पिछले साल उसको हो सकता है एफएमडी, जिसको आप जरा खुरा कहते हैं, वो बीमारी हो। क्योंकि उस बीमारी के लास्ट में क्या होता है, जिसको पोस्ट एफएमडी कहते हैं, कि कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि जानवर थोड़ा हाँफता रहता है, उसकी पीठ पे थोड़े बाल ज़्यादा आ जाते हैं। दूसरी बात, उसके खुरों के बीच में थोड़े घाव के निशान रह जाएंगे। तो इन बातों का भी आप ध्यान रख लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछले साल उसको जो है जरा खुरा नाम की बीमारी हुई हो। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा देख लें। तो क्योंकि जरा खुरा बीमारी जिसको होती है तो अगले साल हो सकता है कि उसका दुग्ध उत्पादन उतना ना रहे। दूसरी बात, हो सकता है कि वो गाभिन भी ठीक से ना हो। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। बात हरियाणा की, न्याणा की, स्याणा की, गांव की हो या शहर की, मंत्री की हो या संतरी की, हर छोटी बड़ी खबर देखिए आपकी अपनी बोली में। देखिए मारी बोली मारी खबर हर रोज शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। किसान भाइयों, जैसा कि पहले हल्दी की खेती के संबंध में जानकारी दी गई थी कि किसान भाई
बागों में हल्दी कैसे करें, क्योंकि बाग में बहुत सी जगह खाली पड़ी रहती है। अतिरिक्त आय को ध्यान में रखते हुए संस्तुत की गई थी कि बागों में जो जगह खाली है उसमें हल्दी की किस्में जैसे पंथ पीदप है, रोमा है, बल्लभप्रिया है, पूसा रश्मि है, ये प्रजातियों का चयन कर 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में बुआई करें। उस समय ये भी बताया गया था कि किस तरह से उर्वरक प्रबंधन करें। आप आज सितंबर के महीने में इस समय फसल तैयार खड़ी है, तो इस समय किसान भाइयों हल्दी की फसल में विशेष 3 बातें करने की आवश्यकता है। नंबर 1 कि फसल को खरपतवार मुक्त रखें, इसमें खुरपी या फावड़ा से खरपतवार निकालते रहें और इसमें मिट्टी चढ़ाएं। दूसरा, सिंचाई। अभी आप किसान भाई देख रहे हैं कि सितंबर माह में इस वर्ष वर्षा कम हो रही है और हल्दी चौड़ी पत्ती वाली फसल है, तो इसमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो हल्की सी सिंचाई भी करते रहें जब तक इसमें पत्ती हरी रहे। तीसरी बात, इसमें इस समय एक लीफ ब्लाइट बीमारी आती है जिसमें पत्ती के किनारे से दाग बनते रहते हैं और पत्ती पौधे सूखने लगते हैं, जिससे पत्तियां पीली पड़ के जल्दी सूखने लगती हैं। इस अवस्था में क्या होता है कि यदि पत्तियां जल्दी सूख जाएंगी तो जो जड़ में कंद का विकास है, हल्दी का विकास, वो पर्याप्त नहीं होगा। तो इससे बचाव के लिए जो डाइथेनियम 45 है, 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर अपनी फसल में छिड़काव करें। यदि आवश्यकता पड़े तो 15 दिन बाद दोबारा छिड़काव करें। किसी भी स्थिति में फसल को रोग से प्रभावित ना होने दें। यदि फसल आपकी रोग मुक्त रहेगी तो निश्चित रूप से आपकी फसल का उत्पादन, हल्दी का उत्पादन अच्छा मिलेगा। इस तरह से किसान भाइयों जो हल्दी बागों में हल्दी बोई गई है उसमें जो बात की गई कि फसल की देखरेख करते रहें और ये जो हल्दी की वेजिटेटिव ग्रोथ है ये अक्टूबर नवंबर में जैसे तापक्रम घटेगा ये सूख जाएगी और जनवरी और फरवरी में आप हल्दी की खुदाई करें। कभी कभी किसान भाई ये सोचते हैं कि पत्तियां सूख गई, नवंबर माह में खुदाई कर लें। ऐसा किसान भाई ना करें, क्योंकि इसमें जो करक्यूमिन की मात्रा होती है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाती। इसलिए पर्याप्त करक्यूमिन की मात्रा या गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए जनवरी और फरवरी माह में ही हल्दी की खुदाई करें। तो इस तरह से किसान भाइयों हल्दी की फसल की देखभाल करते हुए आप अधिक लाभ उत्पादन ले सकते हैं। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हेतु पशुओं की देखभाल पर जानकारी। बासमती धान में जैविक प्रबंधन पर किसान का अनुभव। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर दाता ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.hr.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800184599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।
आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।